नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीलीभीत में एक दिल दहला देने वाला मामला इस वक्त सामने आया, जहां दुष्कर्म का विरोध करने पर किशोरी को जिंदा जला दिया। फिलहाल किशोरी की हालत गंभीर है। घटना के 3 दिन बाद किशोरी का बयान भी अब सामने आ चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस अब हरकत में आई है। दरिंदों ने 7 सितंबर को इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना माधव टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव के पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली ये घटना इस वक्त सामने आई है पीलीभीत से, जहां पर दरिंदों ने 7 सितंबर को इस वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर एक किशोरी को जिंदा जला दिया। पीलीभीत में दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीलीभीत से। दुष्कर्म का विरोध करने पर किशोरी को जिंदा जला दिया गया। फिलहाल किशोरी की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। घटना के 3 दिन बाद किशोरी का बयान भी अब सामने आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद में पुलिस जो है वो अब हरकत में आई है। मैं खेत पर पानी लगाने गया था। मेरी घरवाली गई थी मैके। मेरी लड़की घर पे अकेली थी। अब उसके साथ पता नहीं वो लड़के ने जबरदस्ती की है, क्या किया, उसने आज में आग लगा दी। मैं खेत पर थाना माधव टांडा चौकी सागड़ क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दिया गया है। गांव के रहने वाला 2 लड़के राजवीर एवं ताराचंद उनके बच्ची के साथ बलात्कार किया एवं उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनके ऊपर डीजल छिड़का के आग लगा दी। इस संबंध में तहरीर मिलते ही थानाध्यक्ष के द्वारा एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई है उचित धाराओं में, और दोनों नामजद अपराधी राजवीर एवं ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और गहराई से पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना। और इसी के साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमित, देखिए 3 दिन पहले का ये पूरा मामला है जो अब सामने आया है और इस पूरे मामले पर युवती का बयान भी सामने आ चुका है। आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है, चूंकि ये 7 तारीख की घटना है, तो बताया जा रहा है कि जब ये युवती घर पे खाना बना रही थी तो उसी समय ये दोनों युवक वहां घर में घुस गए और उसके साथ ही दरिंदगी। ये भी बताया गया है कि जो लड़की की मां है वो अपने मायके गई हुई थी, लड़की के ननिहाल गई हुई थी, पिता जो था वो खेत पे पानी लगा रहा था। इसी दौरान ये दोनों दरिंदे उनके घर में घुस गए और घर में घुस करके इस घटना को अंजाम दिया। और यह भी बताया गया कि उसको जलाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे मोड में एक्शन में आकर के दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है कि क्या कुछ स्थिति रहने वाली है आगे, क्या ऐसी घटना क्यों हो रही है। लगातार इस तरह की अगर ये घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी ये शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि ये घटनाएं जो है कई ऐसी पीलीभीत में घट चुकी हैं। हालांकि यहां पर पुलिस ने एक्शन मोड दिखाया है, जिसको लेकर के दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस एक्शन मोड में भी है और लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी फिलहाल पीड़िता की क्या कुछ स्थिति है अमित? हालांकि अभी उसकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा सुधार में नहीं है, लेकिन लगातार चिकित्सक उसके प्रयास हैं, उसको सुधार करने के प्रयास में लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है, बेहतर ट्रीटमेंट कराने के प्रयास में है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है और साथ में उससे पूछताछ, अगर कहीं स्थिति बनती है तो पूछताछ भी की जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि लगातार उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी जो सुधार की बात है तो कहने के लिए तो उन्होंने कहा है कि हाँ कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन जिस तरह से स्थिति सामने आई है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सुधार उसमें हुआ है। हालांकि ट्रीटमेंट उसका जारी है जिला अस्पताल में। जी अमित, देखिए इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस क्या हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है? 3 दिनों के बाद में उसको, जो आरोपी है इस पूरे मामले को लेकर, उनको गिरफ्तार किया क्या? आखिर पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई जब 7 सितंबर की पूरी घटना सामने आई है? तो हालांकि जैसे ही शिकायत हुई तो पुलिस तो एक्शन मोड में आई थी और लगातार उनकी जो है खोजबीन शुरू कर दी थी। प्रयास था कि इनको बहुत से जल्द गिरफ्त किया जाए। हालांकि बात अगर हम यहाँ के प्रशासन की करें तो यहाँ के जो एसपी हैं वो काफी सख्त उन्होंने निर्देश दिए हैं और हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ के एसपी ने कुछ चीजें बेहतर की हैं, लेकिन इस तरह की जो कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एसपी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सवाल निशान खड़े कर देती है। हालांकि पुलिस के ही एक्शन के आने में, पुलिस अधीक्षक के एक्शन के मोड आने के बाद ही इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है पीलीभीत से, जहां पर दिल दहला देने वाली ये घटना, दुष्कर्म किया गया एक लड़की के साथ में और जब उस किशोरी ने विरोध किया इसका तो उसे जिंदा जला दिया गया। हालांकि किशोरी की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को 3 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद में अब युवती का भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है।
बता दें कि दरिंदों ने 7 सितंबर को इस वारदात को अंजाम दिया था। माधोटांडा थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि जो 2 आरोपी हैं उन्हें भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। तो पीलीभीत से ये दिल दहला देने वाली घटना इस वक्त सामने आई है। दुष्कर्म का विरोध करने पर एक किशोरी को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दरिंदों ने 7 सितंबर को इस वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि दोनों आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। माधोटांडा थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला सामने आया। पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं के साथ में इस तरीके की घटनाएं, जो अपराध है महिलाओं के प्रति, वो लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही उनको जिंदा जलाने की जो खबरें हैं वो भी काफी ज्यादा इस वक्त सामने आ रही है। आखिर क्या मानसिकता हो चुकी है लोगों की। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस मानसिकता पर विराम कब लगेगा, ये मानसिकता कब खत्म होगी। दरिंदों ने 7 सितंबर को इस वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद में अब 3 से 4 दिन बीत चुके हैं। हालांकि किशोरी की हालत अभी भी गंभीर ही बताई जा रही है। तो पीलीभीत से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जहां पर दिल दहला देने वाली ये घटना। और इसी के साथ चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बागपत का दौरा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे मेवी कला गांव। किसान इंटर कॉलेज में मल्टीपल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। जिले के अर्जुन अवार्डी और अन्य खेलों के खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। सीएचसी में एटीएम का उद्घाटन के बाद मरीजों से भी वार्तालाप करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों से भी वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री। बागपत में करीब 3 घंटे रहेंगे मुख्यमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत के बाद ग्रेटर नोएडा की ओर रवाना होंगे। तो आज बागपत और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 10:30 बजे पुलिस लाइन बागपत में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो आपको बता रहे हैं। 10:40 पर किसान इंटर कॉलेज वहां पहुंचेंगे और 10:50 पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ सीधा संवाद मुख्यमंत्री करेंगे। 11:10 पर सीएचसी का निरीक्षण और हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करेंगे। 11:35 पर कलेक्ट्रेट में प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12:15 पर जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 12:30 बजे विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच का जो समय है वो अभी आरक्षित रखा गया है। दोपहर 1:35 पर पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे ग्रेटर नोएडा के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज 2 जगह पर दौरे हैं, जो इसमें बागपत और ग्रेटर नोएडा। पहले आज बागपत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद में ग्रेटर नोएडा के लिए वहां से रवाना होंगे। करीब 3 घंटे का बागपत के अंदर ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, जहां पे इन कार्यक्रमों में सीएचसी का निरीक्षण भी करेंगे, हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करेंगे, मरीजों के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, कलेक्ट्रेट में प्रबुद्धजनों के साथ बातचीत करेंगे और इसके बाद में बागपत के बाद ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, जहां पर 2 बजे से 2:45 तक निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट की समीक्षा बैठक करेंगे। जेवर एयरपोर्ट में कितना निर्माण अभी तक हो चुका है उसको लेकर, और 2:55 से 3, 3:15 बजे तक जीबीयू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 3:20 पर एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद में 5:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक जीबीयू के में रहेंगे। 2 बजे जेवर एयरपोर्ट स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो आपको बता रहे हैं। करीब 2 बजे आज जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जो निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट है उसमें कितना काम हो चुका है, कितनी तेजी से वहां पर काम चल रहा है, इसकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री का क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो आपको इस वक्त बता रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा से पहले
बागपत भी पहुंचेंगे, जहां पर करीब 3 घंटे रुकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बागपत में एक के बाद एक कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लगे हुए हैं। प्रबुद्धजनों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, मरीजों के साथ बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, जहां बागपत और ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज पूरे दिन का कार्यक्रम है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, बागपत और ग्रेटर नोएडा दोनों ही जगहों का दौरा करते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बागपत और ग्रेटर नोएडा का महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सरकार हो, काफी संजीदा है। 2019 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा कमजोर दिखी थी। निश्चित तौर पर उसी का कहीं ना कहीं उसी कमी को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब अब जो है नए ढंग से काम करे, तो वही सरकार भी अपने नए ढंग से काम कर रही है। जो मुख्यमंत्री ने 6 जो मंडल लिए थे, 4 मंडल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जिसको लेकर के अलग से रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव होना, तो कहीं ना कहीं इन जिलों में विशेष तौर पर तैयारियां की जा रही है। निश्चित तौर पर अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा है। वहीं दूसरी बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लगातार मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री का जो बागपत और जो है ग्रेटर नोएडा का दौरा है, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। साथ ही साथ अधिकारियों की बेचैनी बढ़ाने वाला ये दौरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो वहां पर बाकायदा पूरी तैयारी देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो योजनाएं चला जा रही हैं, उनको लेकर के सरकारी जो अमला है कितना सजग है, क्या आप सरकारी अमला उस काम को बखूबी निभा रहा है कि जनता के जो विकास के कार्य बेहतर ढंग से हो रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री देखते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार सजग है, उसको लेकर के अधिकारी कितना तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस भी जिले का मुख्यमंत्री दौरा करते हैं, उस जिले में कहीं ना कहीं जो कप्तान होते हैं, जो डीएम जिलाधिकारी होते हैं, उनके हाथ पैर फूलते रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पता नहीं कब कौन सी फाइल मांग ले और कौन से विकास कार्य में कितना समय लगा पूछ लें, और कौन सा विकास कार्य अभी बाकी है और कौन आगे होने वाली कार्य योजना पूछ लें। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तमाम जो जिलाधिकारी हैं, तमाम एसएसपी हैं, उनको साफ निर्देश है कि जो फरियादी हैं उनकी सुनवाई जिलों में हो। इनके बावजूद भी लखनऊ और गोरखपुर तक लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इससे नाराज रहते हैं। मुख्यमंत्री का साफ कहना रहता है कि जो अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं करेंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। निश्चित पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां पर, हापुड़ पहुंचेंगे। हापुड़ में तमाम परियोजनाएं हैं, उनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ आज अर्जुन अवार्डी जो खिलाड़ी होंगे उनका सम्मान करेंगे। इसके अलावा हेल्थ एटीएम का शुभारंभ करेंगे। ग्रेटर नोएडा में तमाम जो योजनाएं हैं उनका शुभारंभ करेंगे। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तमाम जो आला अधिकारी होंगे उनसे उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में कहीं ना कहीं जिलों पे हाल देखें कि पिछले 4 महीने में, 6 महीने में कितना क्राइम रेट बढ़ा है, क्या जो पुलिस विभाग है वो बखूबी काम कर पा रहा है। साथ ही साथ भू राजस्व से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उन पर मुख्यमंत्री की पैनी निगाह रहती है, और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भू राजस्व से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनको काफी संजीदगी के साथ में हल किया जाए। जिलाधिकारी की व्यक्तिगत ये जिम्मेदारी होगी कि जो भू राजस्व से जुड़े मुकदमे हैं उनको बखूबी बेहतर ढंग से काम करें उन पर, क्योंकि भी देखा गया था सोनभद्र में एक बड़ा हादसा भू राजस्व के चलते हुआ था। वहां पर भी ऐसी जमीन का विवाद था, जिसके बाद कई लोगों की जान गई। तो तब से मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि जिले के जो तहसीलदार होंगे, जिले के जो एसडीएम होंगे या फिर लेखपाल होंगे, कानून होंगे या डीएम होंगे, भू जो जमीन से जुड़े मामले होंगे उनको त्वरित निपटाएंगे। साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था को लेकर के जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है उस पर भी काम बेहतर करेंगे। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, लखनऊ से, जहां पर लेवाना अग्निकांड को लेकर के अब अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही। लापरवाही बरतने वाले 19 अधिकारियों का निलंबन किया गया है। निलंबन के साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर मंडलायुक्त ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट इस वक्त सौंप दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गृह, ऊर्जा, नियुक्ति, एलजीए के अफसरों पर यह गाज गिरी है, जिसमें कुल 19 अधिकारी हैं जिन पर यह गाज गिरी है। आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी
कार्रवाई हुई है। अग्निशमन विभाग के 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के 3, प्रशासन का 1 अधिकारी निलंबित है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के 8 आबकारी के 3 अफसरों पर कार्रवाई हुई है। सुशील यादव अग्निशमन अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं। अभय भान पांडे रिटायर्ड मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। योगेंद्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी, उनको भी निलंबित किया गया है। विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निलंबित किया गया। सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा विजय राव को निलंबित किया गया। जेई आशीष मिश्रा, एसडीओ राजेश मिश्रा को निलंबित किया गया है। पीसीएस महेंद्र मिश्रा भी निलंबित किए गए। रिटायर एक्सईएन अरुण सिंह को भी निलंबित किया गया है। ओम प्रकाश सिंह को निलंबित किया गया। जेई जितेंद्र नाथ दुबे और रविंद्रनाथ श्रीवास्तव को भी निलंबित किया गया। जेई गणेश दत्त और जयवीर सिंह भी निलंबित किए गए हैं। एई राकेश मोहन और मेट राम प्रताप को निलंबित किया गया। लखनऊ के उप आबकारी आयुक्त रहे जनेन्द्र उपाध्याय को निलंबित किया गया। जिला आबकारी अधिकारी रही संतोष तिवारी को भी निलंबित किया गया है। तो ये वो नाम है जिनके ऊपर ये पूरी गाज गिरती हुई नजर आई है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त अश्वनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्वनी, देखिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब करीब 19 अफसरों पर, जो 19 अधिकारी हैं, उन पर अब ये गाजगिरी है, उन पर कार्रवाई की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर ये निर्देश दिए थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इस पूरी जांच के दायरे में आरोपी पाए जाते हैं। बिल्कुल 5 दिसंबर को लेवाना होटल में आग लगी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। जांच आज जो जिला लखनऊ कमिश्नर है और पुलिस कमिश्नर लखनऊ दोनों की संयुक्त टीम ने किया था। उसके बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। मुख्यमंत्री ने बाकायदा रिपोर्ट का एनालिसिस किया। उसके बाद 19 अधिकारियों कर्मचारियों पर गाजगिरी है। 15 जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ 4 जो कर्मचारी थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन पर अब जांच बैठी है। निश्चित तौर पर इस तरह का जो हादसा 2018 में भी हुआ था लखनऊ में चारबाग क्षेत्र में, उस दौरान भी 8 लोगों की जान गई थी। उसके बाद भी जांच हुई थी। जांच में लगभग 2.5 दर्जन अधिकारियों कर्मचारियों को जो है दोषी पाया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी चार्जशीट लगाई गई। चार्जशीट के बाद अब वो बाकायदा आराम से टहल घूम रहे हैं। कोई भी वो कार्रवाई नहीं हो पाई जो नजीर बन जाए आगे भ्रष्ट अधिकारियों पर। निश्चित तौर पर अगर पिछले जो कांड हुआ 2018 में, उस दौरान अगर सख्त कार्रवाई होती तो इस तरह के दोबारा से हादसा न हो पाता। हालांकि मुख्यमंत्री ने गंभीरता के साथ पूरे मामले को लिया है और जो तमाम अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की बात करें, चाहे वो एलडीए से जुड़े अधिकारी हों, चाहे वो अग्निशमन विभाग से जुड़े अधिकारी हों, या फिर जो आबकारी से हों, या फिर गृह से हों, तमाम विभागों से अधिकारी जो जिम्मेदार थे उनको उन पर कार्रवाई की गई। क्या सिर्फ सस्पेंशन की कार्रवाई पर्याप्त है? ये सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये एक हत्या का मुकदमा एक तरीके से दर्ज होना चाहिए अधिकारियों पर कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं 4 लोगों की जान चली गई। सबसे मजेदार बात एक है भी है कि किसी भी एलडीए वीसी पर नहीं कार्रवाई हुई, जबकि 17 से लेकर के 22 के बीच में तमाम एलडीए वीसी आए और गए। यहां तक जिला अधिकारी रहते हुए अभिषेक प्रकाश के पास भी एलडीए वीसी का चार्ज था। और सोचिए, उनके पास जिम्मेदारी इतनी ज्यादा थी, सब कुछ था, लेकिन सबके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं? ये जिम्मेदार अधिकारी है, बड़े अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं? अगर बड़े अधिकारियों पर समय रहते कार्रवाई हो जाए तो निश्चित तौर पर जो क्रियाकलाप एलडीए का है या तमाम अन्य विभागों का है वो सुधर जाएगा। क्योंकि जो धनुगाही होगी, मोटी कमाई होती है, वो हर सबको जाती है, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी, सबको बंदर बाट की जाती है। लेकिन हमेशा गाज छोटे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर गिरती है। निश्चित तौर पर गाज तो गिरनी चाहिए, लेकिन सिर्फ निलंबन कार्रवाई कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि आखिर एक बार फिर इस तरह की निलंबन कार्रवाई होगी, फिर वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का रास्ता आता है, फिर से उनकी ज्वाइनिंग होगी, फिर सब चीजें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन क्या जिन 4 लोगों की मौत हुई उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर कदम उठाया जाएगा? निश्चित तौर पर अगर सख्त कार्रवाई इस बार कर दी जाएगी तो आगे के लिए नजर बन जाएगी। जो तमाम अवैध इमारतें लखनऊ के अंदर बन रही हैं वो शायद रुक जाएं। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती क्षेत्र में जाएं तो वहां पर हजारों की संख्या में अवैध निर्माण हो रहे हैं, चाहे वो टावर्स की बात करें या फिर अन्य तरह के रो हाउस बनाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत के चलते इस तरह के जो है काम हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, बताया जा रहा है इन जो बिल्डिंग्स हैं, ये अवैध निर्माण, इनमें अधिकारियों का पैसा, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका पैसा लगा होता है। साथ ही साथ अधिकारी अगर समय रहते सचेत जाएं तो कोई किसी भी तरह का जो अवैध निर्माण लखनऊ में नहीं हो पाएगा। जी
चलिए, शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 5 दिन तक यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। 19 सितंबर को सदन में निधन निर्देश पारित होंगे। 20 सितंबर को नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। औपचारिक कार्य, अध्यादेश, अधिसूचनाओं को रखा जाएगा। कई विधेयकों को भी यूपी सरकार सदन के पटल पर रखेगी। साथ ही 22 सितंबर को भी विधायी कार्य होंगे और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 23 सितंबर को विधायी कार्यों के साथ आबकारी दिवस को लेकर चर्चा की जाएगी। और अगली बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मथुरा दौरा है, जहां पर वो ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे ब्रजेश पाठक। अब बैठक के बाद जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे। गौसना ब्लॉक राया प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे उप मुख्यमंत्री। आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन का भी निरीक्षण करेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। तो आपको बता दें कि आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां गौसना ब्लॉक राया प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करते हुए उप मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और वही अगली खबर मेरठ से, जहां पर मेरठ की लिसाड़ी रोड पर देर रात गद्दे से भरे हुए एक ट्रक में अचानक से आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की और उसके बाद में आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रक में ये भीषण आग लगी थी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मेरठ की लिसाड़ी गेट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गत्ते से भरे हुए एक ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग के कर्मी वहां तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। गद्दों से ये ट्रक भरा हुआ था। अधिक जानकारी के साथ अतुल शर्मा जुड़ गए फोनलाइन पर। अतुल, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में इस घटना को लेकर? देखिए कीर्तिका, ये मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक ट्रक गत्तों से भरा हुआ खड़ा था। वहां पर शॉर्ट सर्किट, एक बिजली का तार गिर जाने के बाद ये हादसा होता है, जिस पर मौके पर पहुंचकर जो दमकल विभाग की टीम है, कई गाड़ी पहुंचती है मौके पर और आग बुझाने पर काबू पाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लगातार अगर देखा जाए तो आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है और जो शॉर्ट सर्किट का मामला है वो इस मामले में सामने आया। ये थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का मामला है पूरा। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया है। दबंगों ने बिजली विभाग की टीम पर यह हमला किया है और हमले में बिजली विभाग के कई कर्मचारी भी इस वक्त घायल हुए हैं। हमला करते हुए दबंगों का वीडियो भी सामने आ चुका है। नायद थाना क्षेत्र के मलखानपुर इलाके का ये पूरा मामला इस वक्त बताया जा रहा है और ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उन पर यह हमला किया गया दबंगों की तरफ से। और इस हमले में कई बिजली के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त घायल हुए हैं। हालांकि ये वीडियो जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है। प्रयागराज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमले में बिजली विभाग के कई कर्मचारी घायल हुए हैं। रुक जा भाई, सब ठंडा हो जाइए भाई, जितना जने हैं सब बैठ गए। रुक जा भाई, सब ठंडा हो जाइए भाई, जितना जने हैं सब बैठ गए। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राज बहादुर इस वक्त जुड़ गए। राज बहादुर, आखिर ये पूरा विवाद किस बात पर हुआ था जो कि दबंगों ने जो बिजली के अधिकारी, जो बिजली कर्मचारी हैं उन पर हमला कर दिया? इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है राज बहादुर?
जैसा कि बता दें, सराय नायर थाना क्षेत्र के मलखानपुर गांव का मामला है, जो कि बिजली विभाग की टीम मौके पर बिजली चेकिंग और बिजली बिल को वसूली के लिए पहुंची थी। तो कुछ दबंग पहले से ही इंतजार कर रहे थे, जो बिजली विभाग के ऊपर एकाएक लाठी और डंडों से थापों से कई बार वार किए, जो कि कई बिजली कर्मचारी घायल हो गए। तो मौके पे इसके बिजली विभाग के जो जेई ने सराय नायर पुलिस को फोन किया, तो मौके पर पहुंचकर वहां पर किसी तरह बिजली विभाग के कर्मचारी को छुड़ाया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जो भी वहां पे दबंग थे, किस्म के थे, जो हमला किए थे, उनके ऊपर 10 लोगों के नाम पुलिस ने, सराय नायर पुलिस ने FIR दर्ज किया। 15 लोगों के ऊपर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया है। अब कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही, जो कि बिजली विभाग के ऊपर शरारत तत्व के लोग ने आक्रमण कर दिया था। जी चलिए, शुक्रिया राज बहादुर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ ऑन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। नमस्कार।